जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछना, शाबाश। तो लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी उसामा, क्लियर है बेटा सारा कुछ? जी तैयब, तैयब कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछो। जी लुबना बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है? जी उसामा क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही यार, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई है। अच्छा चलें, कोई क्वेश्चन नहीं। आप उसामा इवनिंग से हैं? यस सर, इवनिंग से हूँ सर मैं। अच्छा चलें, एक अब्दुल्ला रियाज है, वो मॉर्निंग से है, ठीक है, वो नंबर भी सेम है। सर वो सर वो बात बच्चों के सेम ही है तकरीबन, मोस्टली के। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डीएनएस सर्वर के बारे में हम लोग देखने लगे हैं कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है, क्या करता है। तो डीएनएस के बारे में हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की हैं, या शॉर्टली जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि क्या डीएनएस सर्वर वैसा ही है, इसको पढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं। डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। तो हमने यही कहा ना जी कि होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। मैं लफ्ज रिजॉल्व का कर रहा था, तो उसने जरा ज्यादा आसान लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। डीएनएस बेसिकली है क्या, ये बात भी हमने डिस्कस की है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको सादा लफ्जों में समझने की कोशिश की है। यहाँ पर उसने जरा उसको टेक्निकली और डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दैट नोज के डीएनएस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस implemented in a hierarchy of name servers। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखें आप लोग देखते हैं ना कि डॉट कॉम डोमेन जो है कॉम है, कोई डोमेन जो है डॉट edu की है, कोई डोमेन जो है डॉट org की है। तो ये हरारकी होती है, उस हरारकी के अंडर एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे मुंह उठा के नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है जी। तो फिर ये क्या है जी कि एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है जो कि एक हरारकी की फॉर्म में, नेम सर्वर्स की हरारकी की फॉर्म में इंप्लीमेंटेड है। तो देन वो कहते हैं जी कि ये एक एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल भी है टू एक्सचेंज मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान भी हमारे पास एप्लीकेशन मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। डेफिनेटली होना भी है, इसने होगा तो काम चलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब उसने बताया कि इट इज इजियर टू रिमेम्बर अ होस्ट नेम देन इट इज टू रिमेम्बर एन आईपी एड्रेस। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको को 10-15 आईपी एड्रेसेस दे दूं कि भाई इनको याद रख लें, आपने बजाय इसके कि आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, आप नाम आईपी एड्रेस लिखें ताकि आपके पास जो है ना वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो वो ज्यादा आसान है या नाम को याद रखना ज्यादा आसान है? बोलें। सर नेम को। नेम को याद रखना ज्यादा आसान है। मतलब कि हमें याहू जी, गूगल, फेसबुक, फलानी 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 वेबसाइट बड़ी आराम के साथ हमें इनके नाम याद हो जाते हैं। रादर दैन कि हम लोग जो है वो कोई 10-15 हमें आईपी एड्रेस याद करने पड़ जाए तो वो मुश्किल टास्क है। हम 10-15 आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते, वो बहुत मुश्किल टास्क है। दैट्स व्हाई वो यहाँ कह रहा है कि डीएनएस की इंप्लीमेंटेशन इसीलिए थी। डीएनएस की इंप्लीमेंटेशन इसीलिए थी। अब आप लोग जब www.yahoo.com लिख के एंटर करते हैं तो आपको पता है कि आप किस चीज को एक्सेस करने जा रहे हैं, सामने लिखा हुआ आ रहा है कि याहू को आप एक्सेस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपल आईपी एड्रेस लिखते हैं जी 192 डॉट फलाना डॉट फलाना डॉट फलाना, तो कोई मकसद नहीं लगता लिखने का कि यार ये सामने क्या लिखा हुआ है, आप क्या ओपन करने जा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा भाई मैं फलानी आईपी एड्रेस के ऊपर जो है ना फलानी वेबसाइट पड़ी है जो मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई हमारे पास एफिशिएंट
वे नहीं है, ये कोई हमारे पास एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है कि आप आईपी एड्रेसेस को याद रख लें और आईपी एड्रेसेस के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करें। वेबसाइट हैज अ नेम, दैट्स व्हाई डीएनएस जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है हमारे पास, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो कहा जाता है जी कि इट इज इजियर टू रिमेंबर अ होस्ट नेम देन इट इज टू रिमेंबर एन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को हमें पता है जी कि वो 4 बाइट नंबर होता है और तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट इज एन एड्रेस। तो यहाँ पर भी उसने आपको ये बताया गया, नेम हैज मोर मीनिंग टू अ यूजर देन अ 4 बाइट नंबर। अब मैं आपको कह देता हूँ जी yahoo.com नाम है वेबसाइट का, इससे तो आपको पता चल जाएगा कि याहू की वेबसाइट ओपन होती है। अगर मैं सिंपल आपको आईपी एड्रेस बता दूंगा तो वो कोई आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है जी। सो आप लोग देख लें कि आप लोग कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आपको www.gmail.com ओपन करना पड़ता है। आप www.yahoomail.com ओपन करते हैं। हमें हमारा जीमेल, हम लोग जो यूनिवर्सिटी का हमारा आईपी एड्रेस है जो कि @gcuf.edu.pk पर है, वो मेल आईडी जो है वो भी जीमेल के थ्रू हम लोग उसको यूज करते हैं, जीमेल की फैसिलिटीज को यूज करते हुए। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं जो कि थर्ड पॉइंट में उसने बताया हुआ है, आप कोई फाइल डाउनलोडिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, जिसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, आप एचटीटीपी से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, आप ईमेल सेंड और रिसीव करना चाह रहे हैं, तो आपको होस्ट नेम की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सच एज एफटीपी, एचटीटीपी, ईमेल, ईटीसी ऑल रिक्वायर द यूजर टू इनपुट अ डेस्टिनेशन। ठीक है जी। सो हमें अगर ये www.gmail.com को एक्सेस करना है तो देयर शुड बी अ डीएनएस। if you want to require if you want to download a file from any site, from any source, you have to access that source. So how can you access that source? How can you access that system from where you want to download your file? That means there should be a host name against that source. तो वो सोर्स के अगेंस्ट आपके पास कोई होस्ट नेम होगा, तो आप नाम को लिखेंगे, जब आप नाम को लिखेंगे तो उसके अगेंस्ट डीएनएस सर्वर ट्रांसलेशन में लेके जाएगा आईपी एड्रेस की ट्रांसलेशन में, देन आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड की जाएगी। तो लास्ट पॉइंट देखें क्या लिखा उसने। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन टेक्स द होस्ट नेम सप्लाइड बाय द यूजर एंड फॉरवर्ड्स इट टू द डीएनएस फॉर ट्रांसलेशन टू एन आईपी एड्रेस। मेरे ख्याल से इस बात में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। वर्क कैसे करता है जी डीएनएस। बोलें कैसे वर्क करेगा। कुछ तो बताएं, कोई आइडिया माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई आइडिया माइंड में आ रहा होगा। चले मैं बता देता हूँ। शाहरुख खान डीएनएस की बात कर रहे हैं बेटा। डीएनएस कैसे वर्क करता है, डीएनएस कैसे वर्क करता है। एक तो सिंपल सी बात है जो कि उसने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। जब तक इनके दरमियान कोई भी सर्वर है, चाहे वो डीएससीपी है, चाहे वो डीएनएस है या कोई भी होगा, जब तक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होंगे तो वो तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैसेज एक्सचेंज होंगे तो वो समझेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं आपको पिछला लेक्चर में बता के आया था कि जब हम लोग लिखते हैं yahoo.com तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस की तरफ भेज दी जाती है। ठीक है, ताकि उसका आईपी एड्रेस ढूंढा जा सके। तो जरा सेकंड पॉइंट को देखें वो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट यही कह रहा है क्लाइंट एप्लीकेशन विल पास द डेस्टिनेशन होस्ट नेम टू द डीएनएस प्रोसेस। वो ब्रैकेट में तो उसने लिख दिया ना कि यूनिक्स के अंदर हम उसको गेट होस्ट बाय नेम का एक फंक्शन है, रूटीन है, उसके साथ देखते हैं, लेकिन इसको छोड़ा है। ये जो बात उसने सेकंड पॉइंट में लिखी है ये वही बात है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में सादा लफ्जों में पढ़ के आए थे।
मैंने कहा था आपको कि हम जब लिखते हैं yahoo.com तो हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है डीएनएस के लिए, डीएनएस सर्वर के पास, ताकि डीएनएस सर्वर जो है वो उस नेम को, हमारी वेबसाइट के नेम को, हमारे होस्ट के नेम को ट्रांसलेट कर सके इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है जी। और जब आपने फॉरवर्ड कर दिया डीएनएस की तरफ, आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई डीएनएस की तरफ, देन उसके बाद डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन जो है या क्लाइंट जो है उसने क्या करना है, वेट करना है बैठ के। तो दिस इज अ हायरार्किकल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस जो कि आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। एक रूट डीएनएस सर्वर है, उस रूट डीएनएस सर्वर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं। आप लोग देखते हैं ना, आप वेब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि .com की डोमेन होती है जी, .org की डोमेन है, .edu की डोमेन है, और बहुत सारी डोमेन्स हैं। और आप आपस में बातें भी करते होंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, आप बातें करते होंगे जी फलानी डोमेन जो है वो फ्री में है, फलानी डोमेन लेनी है, फलानी डोमेन जो है वो ऐसे मिल रही है, फलानी डोमेन जो है जी वो वैसे मिल रही है, आपको वेबसाइट होस्ट करनी है तो डोमेन ले लें। करते हैं ये सारी बातें या नहीं करते? करते हैं ना। तो यहाँ पर उसने जो एग्जाम्पल कोड की हुई है, वो एग्जाम्पल उसने यहाँ यही कोड की है कि आप www.amazon.com ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप www.amazon.com ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैकएंड पे कौन से काम हो रहे हैं? सबसे पहला काम क्या हो रहा है ये देखें, क्लाइंट क्यूरीज अ रूट सर्वर टू फाइंड कॉम डीएनएस सर्वर। ठीक है जी। रूट डीएनएस सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, वो पहले कॉम का सर्वर के पास ढूंढेगा कि कॉम के डीएनएस सर्वर्स किधर पड़े हैं। तो यहाँ आ जाएगा ये रूट सर्वर, इसको इधर भेज देगा। तो ये जो कॉम के डीएनएस सर्वर्स हैं, फिर यहाँ के इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, वो amazon.com के सर्वर के पास भेजेगा। तो amazon.com के सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो देन आप लोगों के पास जो है हमारी जो वेबसाइट है जो आप ओपन करने की कोशिश कर रहे थे amazon.com, वो आपको तो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वापस भेज दी जाएगी। तो क्लाइंट क्यूरीज अ रूट सर्वर टू फाइंड कॉम डीएनएस सर्वर, client queries com DNS server to get amazon.com DNS server, client queries amazon.com DNS server to get IP address of the www.amazon.com। ये 3 स्टेप्स में बेटा वही बात है ना जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले 10 मिनट से, 15 मिनट से, जिसको हमने सादा लफ्जों में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो सादा लफ्जों में जब हमने डिस्कस किया था और अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वन बाई वन, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कि है प्रॉब्लम, कोई फेस कर रहे हैं तो मुझे बता दें। तो दीज आर दी रूट नेम सर्वर्स जी। मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल टोटल 13 हमारे पास सर्वर ऑपरेटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरी दुनिया के डिफरेंट डोमेन सर्वर्स के साथ कनेक्टेड हैं। और दो डोमेन जो सर्विसेज हैं हमें प्रोवाइड की जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो सकता है अब कोई चेंज आ गई हो, लेकिन हमारे पास जो है जी कि ये कुछ रूट नेम सर्वर जो कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, जिनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो फिर नेक्स्ट अभी हम लोग आगे जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर कौन सा होता है, और देन कैसे मैपिंग होती है, और देन कैसे आप लोगों के पास जो है ना वो वेबसाइट ओपन होकर आपके सामने आ जाती है। ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स और एंड अथॉरिटेटिव सर्वर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। ठीक है जी। ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं अभी यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। ये अथॉरिटेटिव सर्वर्स किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं अभी हमें इनके बारे में पता चल जाएगा। उससे पहले आप जरा थोड़ा सा अगर हो सकता है तो ये देखें, ये डायग्राम देखें। ये TLD DNS है जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, और ये आपका अथॉरिटेटिव DNS सर्वर है। ठीक है जी। तो ये रूट सर्वर के बाद हमारे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर, उसके बाद हमारे पास अथॉरिटेटिव सर्वर। और जब हमारा काम स्टार्ट हुआ था, जहां से हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारा लोकल DNS सर्वर, ये हमारी ISP का हो सकता है जहां जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। ये वो लोकल है, लोकल DNS सर्वर। फॉलो कर रहे हैं बात को? और देन ये इसको IP एड्रेस चाहिए ऑफ दैट वेबसाइट जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं।
तो रूट के पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा, रूट अब फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स डिफरेंट डोमेन, जिस डोमेन से रिलेटेड आपकी रिक्वेस्ट है, कि डॉट कॉम की डोमेन है, डॉट ओ आर जी की डोमेन है, या डॉट ई डी यू की डोमेन है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर की तरफ या उस डोमेन की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। देन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर काम होता जाएगा और हमारे पास जो है जी आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और आईपी एड्रेस मिलने के बाद हमारी रिक्वेस्ट उस सिस्टम तक पहुंचा दी जाएगी जिस सिस्टम पर वो वेबसाइट पड़ी है। जब आपकी रिक्वेस्ट उस सिस्टम पर पहुंच जाएगी तो वो दैट सिस्टम इज अ वेब सर्वर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। तो वो आपकी या क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। क्या फुलफिल करेगा? इन रिस्पॉन्स आपको वेब पेज ओपन करके देगा। ठीक है जी, फॉलो किया जी। डायग्राम से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब वो देखें टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स के अंदर वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ जो हमारी टॉप लेवल की डोमेन्स हैं जो कि यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट है, डॉट ई डी यू है। पता है ना इनके बारे में? अक्सर हम लोग नॉर्मली हम जितनी भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं इन्हीं डोमेन के साथ ही होती हैं। तो इनके साथ हमारा काम चलता है। अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव क्या कह रहा है जी? अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन डीएनएस सर्वर्स प्रोवाइडिंग अथॉरिटेटिव होस्ट नेम टू आईपी मैपिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन सर्वर। ठीक है, जैसे वेब है या मेल है, आप gmail.com करते हैं उसका सेपरेट से आईपी एड्रेस है, आप सिंपल जी google.com करते हैं उसका सेपरेट से आईपी एड्रेस है। इसी तरह आप डिफरेंट सर्विसेज को जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, हर सर्वर के अगेंस्ट सेपरेट से हमारे पास आईपी एड्रेसेस होंगे। तो लोकल नेम सर्वर, ये उसने लिखा हुआ डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग टू हायरार्की। क्यों? क्योंकि ये अपनी आईएसपी का होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ये हो सकता है अपनी हमारी लोकल आईएसपी का हो या हमारी आईएसपी का हो। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी आईपी एड्रेस का, हमारी आईएसपी के रिलेटेड हमारा जो डीएनएस सर्वर, हमारा जो डीएनएस सर्वर है अपना, उसको हम लोग लोकल कहते हैं। यहाँ पर वो डायग्राम जो है दैट इजिली कैन डिफाइन के हो क्या रहा है। ये जो डायग्राम है आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें बेटा। इसको आप लोगों ने देखना है फर्दर। सादा लफ्जों में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। टेक्निकली भी हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप बाकी इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं समझ आएगी तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी तैयब, ये स्लाइड मैं सेंड कर देता हूँ बेटा, मैं कर देता हूँ। जी अब्दुल रकीब बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी आंसर बेटा, कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद शहजाद सुल्तान, टॉप लेवल डोमेन तैयब, टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। जी मोहम्मद सलमान खान, पाकिस्तान का सुलेमान खान। जी असदुल्ला बेटा, कोई क्वेश्चन है? शाहरुख आपको? वर्दा नसीर बेटा, आपको कोई क्वेश्चन? नईमुल्ला, रामेश अरशद, इकरा नौरीन, इफ़त शहनाज, आयशा शहजाद, अली मुख्तार, कोई क्वेश्चन नहीं है। चले, वेरी गुड। तो इसके बाद बेटा हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमारे इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसको इसको समझना भी बहुत जरूरी है। दैट इज इन द स्टार्ट ऑफ दिस स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स जो है इनके स्टार्ट में हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है ना काम, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से ही हो रहा है।
मैं आपको ये स्लाइड सेंड कर देता हूँ, आपने इनको गो थ्रू करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि थर्सडे को भी ये क्लास पढ़ें और फ्राइडे को भी पढ़ें, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो पिछले 2 वीक से फ्राइडे वाली मिस हो रही है। तो उसमें हम लोग फिर इसको जो है ना वो कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट होल्ड करें ज़रा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था जी कि इंटरनेट के ऊपर जितनी कम्युनिकेशन होती है वो पब्लिक आईपी एड्रेस पर होती है। याद है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपने जितने भी नेटवर्क्स बनाते हैं उसमें हम लोग वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वाली रेंजेस यूज करते हैं। याद है सबको या नहीं याद? बोल रहे हैं? सबको याद है ना कि हमने कहा था कि इंटरनेट पर जितनी कम्युनिकेशन होती है वो सारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस पे होती है। लेकिन हम अपने जो नेटवर्क बनाते हैं उसमें हमारे पास वो सिर्फ 3 प्राइवेट एड्रेसेस वाली रेंजेस हैं। सिर्फ हम वो 3 रेंजेस यूज करते हैं। तो हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है ही नहीं, हमारे पास तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। अब आपके पास भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मेरे सिस्टम को भी प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन हुआ था। आप भी अपने सब आईपी एड्रेसेस चेक करके देख लें, आपके पास भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ही होंगे। तो आप क्या कहते हैं जी, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट के साथ? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं हम। जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे बैक एंड पर एक पब्लिक आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता था, 1 या 2 या 3 या जितने भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट जब इसको नेट को पढ़ेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारे पर यहाँ पर फिर यूज की जाती है। हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे नेट को। और एक और चीज़ जो मुझे याद आई है कि आपके क्लास फेलो तैयब ने उसको क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिकली अपने आप को नेटवर्क समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल किया था उसने। ठीक है जी। तो हम लोग चाहते हैं या मैं चाहता हूँ कि वो ना आपको एक तरह की प्रेजेंटेशन जो है या आप लोगों को थोड़ा सा जूम के ऊपर ही बता दें। तो ये आप ही बता दें बेटा क्या बनाया था आपने। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग या किसी दिन प्लान करके तैयब जो है वो आप लोगों को बना के दिखा देगा
ये आपको बता देगा उसने क्या किया हुआ है। जी तैयब, किधर गायब हो गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो मैंने बनाया था सिस्को पैकेट ट्रेसर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर बनाया था एक नेटवर्क कम्युनिकेशन आपस में करने के लिए। हाँ जी। उसमें डिफरेंट डिवाइसेस थी, मोबाइल थी, लैपटॉप थी और डेस्कटॉप कंप्यूटर था। हाँ और उसमें सर्वर को यूज किया था और वायरलेस से भी कनेक्ट किया था और थ्रू वायरलेस और वायर के जरिए भी कनेक्ट किया था। और हर एक को आईपी असाइन की थी डीएचसीपी सर्वर के जरिए। और ठीक। सिस्को पैकेट ट्रेसर जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें हर जो डिवाइस होती है उसकी डिटेल होती है, उसका मैक एड्रेस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, सिक्योरिटी भी अटैच की थी, सर्वर भी बनाया था। मतलब उसको हर तरह से समझने की कोशिश की थी जो सिस्को पैकेट ट्रेसर से नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी। हाँ जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बनाना हो, लैब का बनाना हो, उसके जरिए बन चल सकता है। चल ठीक है तैयब। तो ये तो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन उसने तैयब ने बताया जी आपको। इट विल हेल्पफुल कि नेटवर्क को अगर समझना है तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हमारे लिए से मुराद ये है कि आप लोगों के लिए। तो दिमाग तो आपके पास है रिंशा ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस्तेमाल कहीं और होता है, इधर नहीं होता। तो आप बजाय इसके बातें करने से ना इसको इस तरफ इस्तेमाल किया करो, पढ़ने वाली साइड पे। हर वक्त आपका दिमाग में यही चलता रहता है, मिड कब है, फाइनल कब है, मिड कब है, फाइनल कब है। पढ़ लिया करो, अचानक से जब भी मिड आ जाए खैर है, हैं? तो बुरी बात है। आप लोग जो है ना वो सही हो जाए, पढ़ा करो। इंशाल्लाह ताला आपका दिमाग भी ऐसा ही है, मुझे पता है। आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव है, आपका दिमाग भी अच्छा है। तो आप सब लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आपकी शादी है तो सारी क्लास को बुलाओ बेटा। आपकी शादी है, सारी तो क्लास मेरे को। कहने का मतलब है कि हमारी फैमिली में है। अच्छा आपकी फैमिली में है, मैं समझा आप कह रही हैं कि आपकी शादी है। तो नहीं हाँ बुरी। तो नो वन, नो वन। आप नहीं कमेंट करेंगे, कोई और नहीं कमेंट करेगा जी। चले फिर ठीक है, फिर ठीक है, आपकी फैमिली में तो फिर सही है। लेकिन जब मैं समझा कि आप कह रही हैं हमारी शादी है, तो इसलिए मैं समझा था कि आपकी शादी है। तो मुझे ये था कि आपने पूरी क्लास को इनवाइट क्यों नहीं किया। चले ठीक है जी, गुड। अच्छा अच्छा टाइम आएगा, लेकिन ये है कि मिड टर्म 14 से ही स्टार्ट हो जाना है। मुझे लग रहा है कि इसकी शादी जो है ना खराब हो जानी है, इसको पेपर देने पड़ जाने हैं। ठीक है, ये बेचारी बड़ी परेशान है यार, जो है ना पिछले एक दो अ, एक दो वीक से। तो खैर, होप सो कि अच्छा अच्छा ही होगा जी। कंफर्म नहीं है यार, अगर हुए ना मिड टर्म तो ऑनलाइन ही होने हैं जुबैर। अगर मिड टर्म हुए बेटा तो ऑनलाइन ही होने हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, 14 तारीख को भी कंफर्म हो सकता है कि 14 को ही पेपर है। अगर पेपर स्टार्ट हो गए तो पेपर आपका होना है। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह ताला कोई अरेंजमेंट करके पेपर रख लेंगे किसी डेट को। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है। आई विल ट्राई के एक क्लास हम थर्सडे को पढ़ें और एक क्लास हम फ्राइडे को पढ़ें, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास 2 क्लासेस मिस हुई हैं। तो अगर पॉसिबल हो सका जी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और दुआ करें कि जो है ना वो पेपर किसी ऐसी तरीके से स्टार्ट हों कि ये जो जीआर की फैमिली में शादी आ रही है, ये जो है ना डिस्टर्ब ना हो उस बेचारी की शादी। ये बहुत परेशान है। अल्लाह हाफिज।